नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे इज़राइल की। इज़राइल एक ऐसा जो है वो रोल मॉडल था जिसके नाम पे पूरी दुनिया में टीके के महत्व का प्रचार किया जा रहा था और सभी को बताया जा रहा था कि किस तरह से अगर टीकाकरण ठीक से कर लिया जाए तो कोरोना वायरस को हमेशा के लिए विदा किया जा सकता है। लेकिन इज़राइल में क्या हुआ, कैसे चीज़ें बदली, टीका कितना कामयाब हुआ, कितना नाकाम हुआ, इस सब पे बात करेंगे। और उन देशों की बात भी करेंगे जो इज़राइल की तरह जिन्होंने जम के टीकाकरण किया और उनके नतीजों की भी बात करेंगे कि क्या हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। इज़राइल जो है वो पूरी दुनिया का रोल मॉडल था और ये कहा जा रहा था कि इज़राइल जो है अब उसने पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया एक बार फिर से कि किसी देश में आत्म अनुशासन क्या होता है और वहाँ के लोग किस तरह से जो है वो आगे बढ़ के आते हैं। और वैक्सीन के कारण एक रोल मॉडल था पूरी दुनिया में, जो वैक्सीन को कोरोना का तोड़ मान रहे हैं, स्थायी रूप से समाधान मान रहे हैं। वो लोग जो है वो इज़राइल का उदाहरण देते थे और बोलते थे कि इज़राइल ने जो कर दिखाया है वैक्सीनेशन के ज़रिए, कोरोना को सबसे पहले ऐसा देश बन गया जिसने कोरोना को मात दे दी है। इज़राइल के बारे में ये कहा गया था, 16 जून की खबर है ये जो आप देख रहे हैं। और 16 जून को ये ऐलान कर दिया गया था कि इज़राइल से अब कोरोना जा चुका है और लोगों को सिर्फ खुली हवा में ही नहीं, अब बंद जगहों पे भी मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। दुनिया का पहला मास्क फ्री देश घोषित कर दिया गया था इज़राइल को। और ये बताया गया था कि जिस एफिकेसी के साथ, जितने इफ़ेक्टिव तरीके से, जितने सटीक तरीके से इज़राइल ने इसको काबू किया है कोरोना वायरस को, वो कमेंडेबल है, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और पूरी दुनिया इज़राइल के उस अंदाज़ की कायल हो रही थी। और ख़ास तौर पे जो अमेरिका समर्थक दुनिया है, अमेरिका को समर्थन करने वाली पूरी दुनिया के जो लोग हैं, जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, वो इज़राइल के नाम पे तालियां पीटती घूम रही थी। लेकिन ये सिर्फ 16 जून की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज उसी जून का महीना ख़त्म नहीं हुआ है और उससे पहले इज़राइल में अब ये खबर आ रही है। अब हालत ये है कि इज़राइल में नए सिरे से कोरोना फैलना शुरू हो गया है। कारण बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे जिन लोगों ने टीका लगवाया, जो लोगों को, नए लोगों को कोरोना हुआ है, उसमें से आधे लोग ऐसे हैं जो कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके थे, उसके बावजूद उनको कोरोना हो गया। जिस कंपनी का टीका लगाया था वो फाइज़र है। इस कंपनी के टीके का क्या खेल हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी की सारी वीडियो मैं एक दूसरी बना रहा हूँ जो आपको दूसरे चैनल पे हमारे 9 बजे मिलेगी। तो मैं आपको, तो उसके बाद में ये स्थिति हुई है और इज़राइल ने इस स्थिति को पाने के लिए क्या नहीं किया। एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के टीका लगाया गया। 12 से 16 साल तक के बच्चों को भी, अभी हम लोग टीके का परीक्षण ही चल रहा है पूरी दुनिया में बच्चों के ऊपर। हमारे देश में हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर टीका लगाना है कि नहीं लगाना है। इज़राइल ने 12 से 16 साल तक के बच्चों को भी टीका ठोक दिया। वहाँ का जो आज टीकाकरण का स्तर है वो 60% से ज़्यादा है, जिसमें दोनों टीके लग चुके हैं। और सिंगल टीके वाले भी करीब 1-2% के साथ इतना ही है। मतलब ये है कि लोगों को, सबको 2-2 टीके लग चुके हैं। 60% आबादी का मतलब जानते हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो सब लोग टीकाकरण की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए 60% टीकाकरण मतलब अपने आप में पूरा समाज टीकाकरण हो गया। और एक जो हर्ड इम्यूनिटी का जो बात कही जाती है कि टीकाकरण करके समाज में हर्ड इम्यूनिटी लाई जाएगी, जिसको डॉक्टर फाउची से लेके पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि टीकाकरण से समाज के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और हर आदमी इम्यून हो जाएगा, फिर वायरस किसी को हमला नहीं कर पाएगा। वो बात भी इज़राइल में गलत साबित हो गई है और अब उसके पीछे एक तर्क दिया जा रहा है और वो तर्क है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो सारे टीकों पे हावी होके आ गया है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट को लेकर भी जो कंपनी जिसका वहाँ टीका लगाया गया था, फाइज़र का, वो कंपनी कह रही है कि हमारे टीके जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट पे कामयाब हैं। पहले 92% कामयाब थे, 90% कामयाब हैं।
ये स्थिति इजराइल की है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब हम ये देखने चलते हैं एज ए पॉलिसी के तौर पर, ये पॉलिसी के तौर पर डिस्कशन हो रहा है, ये निजी सलाह नहीं है किसी को कि टीका लगवाएं ना लगवाएं, और किसी भी तरह की वैक्सीन हेजिटेंसी विकसित करने की इसमें कोई चर्चा नहीं है। ये एक एकेडमिक विषय है जिससे कि हम अपनी अथॉरिटीज़ को और पूरी दुनिया के लोगों को ये बता सकें कि टीके के कारण किस तरह के घटनाक्रम या टीके के से जुड़े हुए किस तरह के घटनाक्रम पूरी दुनिया में हो रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ और देशों की कहानी की तरफ। ये फोर्स पत्रिका का लेख है जिसमें रॉबर्ट हार्ट ज़्यादा वैक्सीन वाले देशों के जो हालात हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो बताते हैं कि उरुग्वे जो है वो पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन के मामले में बड़ा तेज़ और सफल देश रहा है, जिसने बड़ी संख्या में वहाँ पे वैक्सीनेशन किया। रोज़ 55 मौतें हो रही हैं, यानी 1 लाख आबादी पर 1.6 मौतें उरुग्वे में हो रही हैं, और वहाँ पे सफल टीकाकरण अभियान के बावजूद मौतों का सिलसिला जारी है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कंपाइल किया हुआ डेटा है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये डेटा कहता है बहरीन में एकदम भारत की तरह स्पाइक है, उतना ही ऊपर तेज़ी से केसेस गए हैं और नीचे आए हैं, और बहरीन में जो है टीकाकरण का स्तर बहुत ऊंचा रहा है, 60 से ज़्यादा प्रतिशत टीके वहाँ पे लगे हैं। इसी तरह मालदीव के केसेस भी टीकाकरण के काफ़ी जो है, मालदीव में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, मालदीव में भी टीकाकरण इसी स्तर पर हो चुका है। 58% लोग जो है चिली के टीका लगा चुके हैं। सेशल्स की जो वहाँ की राजधानी है वहाँ मृत्यु दर डराने वाली है। खौफनाक स्थितियों में ये देश चल रहा है। 58% आबादी टीका लगा चुकी है चिली में। सेशल्स के बारे में आपको बताऊं कि 72% लोग सेशल्स में टीका लगा चुके हैं, और उनका मौत का आंकड़ा कम ही नहीं हो रहा है। 70%, आमतौर पे 70% आबादी के बाद कहा जाता है, 70% आबादी के बाद कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। इजराइल ने तो 60 में ही हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने का वादा कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद सेशल्स में हालत बहुत ख़राब है। ब्रिटेन की अगर आप बात करें तो ब्रिटेन में भी टीकाकरण ज़बरदस्त हुआ है, और वहाँ के जो टीकाकरण के आंकड़े हैं वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से पूरा ब्रिटेन जो है, उसमें लंदन को अगर छोड़ दें सबसे कम टीकाकरण वहाँ हुआ है, तो वहाँ पे भी 50% से ज़्यादा टीकाकरण हुआ है। लेकिन उसके बावजूद दोबारा से ब्रिटेन में तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है। तो ये सारे के सारे आंकड़े आपको बताते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में टीका जो है वो अगर डाल है तो जो कोरोना वायरस है वो पात है, और एफिकेसी का लेवल जो है वो लगातार ऊपर नीचे और गिरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि अगर आपने ये कहा कि डेल्टा वेरिएंट आ गया इसलिए ऐसा हो गया, भाई सारे वेरिएंट इससे पहले कहाँ थे? जब कोरोना वायरस दुनिया में आया था उससे पहले भी तो म्यूटेशन होता होगा। तो क्या हम इस एक वैज्ञानिक की राय को सही मान लें, वायरोलॉजिस्ट की बात को सही मान लें, जिसने बार बार WHO से कहा कि इस पर ओपन डिबेट करिए, एग्रेसिव टीकाकरण के कारण म्यूटेशन होगा और नए नए वायरस के स्ट्रेन आएंगे जो लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं आपको फिर से इनका बयान सुनाना चाहता हूं। Dear colleagues at the WHO, my name is Geert van den Bosch. My background is veterinary medicine. I'm a certified expert in microbiology and infectious diseases. I have a PhD in virology, and I have a long-standing career in human vaccinology. I'm urging you to immediately open the scientific debate on how human interventions in the COVID-19 pandemic are currently driving viral immune escape. I'm urging you to invite me for a scientific hearing open to the public and to scientists all over the world on this very topic. Ignoring or denying the impact of stringent infection prevention measures combined with mass vaccination using prophylactic vaccines is a colossal blunder. Please do listen to my cry of distress, and let's first and foremost deliberate on a scientifically justified strategy to mitigate the tsunami of morbidity
and lethality that is now threatening us. And let's meanwhile devise a strategy to eradicate the steadily emerging highly infectious variants. On behalf of humanity, I sincerely thank you for considering my call. और मैं यही चाहता हूं कि इस मसले पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि सरकार के ऊपर एक दबाव बने और वैज्ञानिक शोध करे और चीज़ें निकाले और समझने की कोशिश करे कि इस बीमारी को कैसे काबू किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक के जो उपाय निकाले गए हैं उनसे कुछ आगे बढ़ के कुछ नया और कुछ बेहतर सोचने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, दरअसल हम जब ये एक कार्यक्रम चलाते हैं और ये इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो इसमें बहुत सारा श्रम और धन लगता है, और इस कार्यक्रम को और इस प्रक्रिया को आगे अगर बढ़ाना है तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। होता यह है कि जो हम कोई टेक्निकल चैनल नहीं चला रहे हैं जिसमें कि हम किसी से पैसे लेके उसके प्रोडक्ट का प्रचार कर दें और कहें कि साहब ये वाला एप्लीकेशन आप डाल लीजिए तो आपको जो है वो तो आप लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाल लीजिए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। हमने एक प्रयोग किया था कि अमेज़ॉन में एक दुकान बनाई और उसके ज़रिए आप लोग ख़रीदारी कर लें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, उसमें हमें भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगा तो हमने उस लिंक को भी हटा दिया। अब क्या किया है हमने कि जो लोग इससे लाभ ले रहे हैं, जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, वो ही उसके लिए भुगतान करें। ये सेवा फ्री है, इसलिए फ्री है क्योंकि इसमें जो लोग भी हैं इस देश में, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो सूचना ले सके, और जिसके पास जितनी श्रद्धा हो, जितना उसका मन हो, अगर उसके पास अतिरिक्त पैसा है, मैं कभी नहीं कहूँगा कि अपने ज़रूरी कामों से काट के आप 2 रुपये भी हमको दें, तो वो लोग हमें थोड़ा भुगतान कर सकते हैं। और ये अगर आप चाहते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता तो उसकी एक कीमत है जो देनी ही होती है, जो हर समाज में आज से नहीं शुरू से लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही निष्पक्ष पत्रकारिता चलती रही है। हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे गूगल पे या जो भी यूपीआई पेमेंट आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, यूपीआई कोड, जिससे आप कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।